हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। मैं अंजलि सिंह कुशवाहा और मैं हूं आपकी बायोलॉजी ट्यूटर। आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और जिसमें हम कवर कर चुके हैं अबाउट प्लांट ग्रोथ। तो अब बारी है पढ़ने की एवरीथिंग अबाउट प्लांट डेवलपमेंट। ग्रोथ तो हमने देख लिया क्या होता है, इंक्रीज इन सेल, इंक्रीज इन नंबर, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, एनीथिंग, तो वो कहलाता है ग्रोथ। अब ग्रोथ अगर हो गई है तो देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सो टुडे लेट्स स्टडी इन डिटेल अबाउट प्लांट डेवलपमेंट। डेवलपमेंट पढ़ने से पहले यू नीड टू स्टडी अबाउट थ्री टर्म्स। आपको तीन टर्म्स बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए, और वो तीन टर्म्स क्या है? दैट इज डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन। बहुत आसान होता है, इतनी सी देर में, बिल्कुल इतनी सी देर में आपको समझ आ जाएगा। चलो देखते हैं क्या हुआ। आप छोटे थे, आपको कुछ भी करना पसंद नहीं था, आप सिर्फ रोते थे, खाते थे, सोते थे, बस यही तीन चार काम थे आपके। फिर धीरे 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 करके आप ग्रो हुए, ग्रो करते गए करते गए करते गए करते गए। लेकिन अब फिर जब आ गए आप अराउंड कितनी एज में बोलना चाहिए मुझे, 16 to 18 की एज में ऑलमोस्ट सभी मेच्योर हो जाते हैं। अब उनकी बॉडी और ग्रो नहीं करती इन टर्म्स ऑफ हाइट वाइट, अब उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ती, 18 ईयर्स तक जितना होना है हो जाते हैं। और हम कहीं ना कहीं 18 ईयर्स ऑफ एज तक आते आते ये डिसाइड कर लेते हैं कि हमें अब आगे क्या करना है। वैसे देखा जाए तो हम ये चीज़ डिसाइड 16 ईयर ऑफ एज में ही कर लेते हैं, और आई शुड से 15, बिकॉज 15 के बाद जब आप 10th क्लास के बाद आप सब्जेक्ट ऑप्ट करते हो इन क्लास 11, तो आप इसी चीज़ के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट ऑप्ट करते हो ना कि आपको आगे जाके क्या बनना है। मुझे डॉक्टर बनना था तो मैंने बायोलॉजी चूज किया था। आई हैव ऑप्टेड फॉर पीसीबी। अगर आपको कुछ और बनना है, आप अगर मेरी वीडियो देख रहे हो तो आपको श्योर आपको डॉक्टर ही बनना है, तो आपने भी पीसीबी ऑप्ट किया। जिन्हें कुछ और बनना है, इंजीनियर बनना है, वो पीसीएम ऑप्ट करते हैं। जिनको और कुछ करना है वो कॉमर्स ऑप्ट करते हैं, ह्यूमैनिटीज, मतलब बहुत सारी चीजें हो गई। ठीक है, तो अब ये जो प्रॉपर्टी होती है कि आपने अब डिवीजन को रोक लिया, डिवीजन जितना होना था हो गया, डिवीजन इन द सेंस आप छोटे से बड़े हो गए, आप मेच्योर हो गए, आप ग्रो हो गए। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एट द एज ऑफ 18 ईयर्स अब आपको और ग्रो नहीं करना चाहते, बट अब आप क्या चाहते हो, अब आप स्टेबल होना चाहते हो, आप मेच्योर होना चाहते हो। अब आप मेच्योर हो चुके हो, अब आप ग्रो नहीं कर रहे हो, बल्कि आप मेच्योर होके किसी फंक्शन को करने के लिए ऐसी अपनी सारी एबिलिटीज गेन कर रहे हो। सो दिस प्रॉपर्टी वेयर अ सेल इनहिबिट इट्स ग्रोथ, अब सेल जो है वो डिवाइड नहीं करेगी, उसने अपने डिवीजन को रोक लिया है। और अब क्या कर लिया उसने उसने मेच्योर होके एक फंक्शन अटेन कर दिया है। द सेल इज नाउ मेच्योर्ड। अब सेल मेच्योर हो गई है, मेच्योर, अब वो रोएगी नहीं बात बात पे। जैसे तुम बचपन में रोते थे ना, वैसे ही सेल भी रोती थी, लेकिन अब सेल मेच्योर हो गई है, वो बात बात पे नहीं रोएगी। So this process is referred to as differentiation. What this process is known as? This process is known as differentiation. अब दूसरा वर्ड देख लेते हैं, that is de-differentiation. अब ये डिफरेंशिएशन तो हो गया कि ठीक है चलो सेल मेच्योर हो गए। नाउ व्हाट इज डी डिफरेंशिएशन? अब ये जो सेल मेच्योर हो चुकी थी, या फिर तुम मेच्योरिटी के फेज में आ चुके थे, लेकिन तभी पता चलता है कि तुम्हारा दिमाग तो अभी पूरा डेवलप ही नहीं हुआ, तुम्हारा दिमाग अभी पूरा डेवलप ही नहीं हुआ, तुम थोड़े से गधे से रह गए। या फिर सेल के साथ भी हुआ कि सेल अभी पूरी तरीके से डिफरेंशिएट हो गई थी, लेकिन कुछ ऐसी मजबूरियां आ गई कि यहाँ पे जरूरत है कि उस सेल को वापस से डिवाइड करना है। तुम्हारा ब्रेन डेवलप नहीं हुआ, इसलिए फिर से जरूरत है मेडिसिन दे के तुम्हारे ब्रेन को फिर से डेवलप कराया जाएगा। तो अब सारी सेल्स तो डिफरेंशिएट हो चुकी थी, वो तो क्या हो चुकी थी, वो तो डिवीजन छोड़ के मेच्योर हो चुकी थी। हम तो भाई डिफरेंशिएट हो गए, मेच्योर हो गए हैं। अब क्या हो, तो अब इसके लिए जो डिफरेंशिएटेड सेल हैं, जो अभी डिफरेंशिएट हो गई थी, वो वापस से डिवीजन करने जाती हैं। डिफरेंशिएट का ये मतलब है कि अब वो सेल डिवाइड नहीं कर रही है, लेकिन इन सम सिचुएशन देयर इज द नीड कि डिफरेंशिएटेड सेल्स को वापस से डिवीजन करने जाना पड़ता है, तो उनको डिफरेंशिएशन वाली स्टेट को छोड़ना पड़ता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज डी डिफरेंशिएशन। व्हाट इट इज नोन एज? इट इज नोन एज डी डिफरेंशिएशन। तो भाई कुछ मजबूरी आई थी कि उनको वो अपना डिवीजन सब कुछ छोड़ चुकी थी, वो बिल्कुल ऐसे संन्यास ले चुकी थी, डिफरेंशिएट हो चुकी थी। अब ऐसी परिस्थितियों के कारण उनको वापस से डिवीजन करने जाना पड़ा, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज डी डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन वाले फेज को हटा देना, डी डिफरेंशिएशन। क्लियर हो गया? पक्का? नाउ थर्ड टर्म री डिफरेंशिएशन।
अब मजबूरियां आई थी तो क्या हुआ था भाई, मजबूरी आने के कारण सेल को अपने संन्यास वाले डिफरेंशिएशन फेज को छोड़ के वापस डिवाइड करने आना पड़ा था, जिसको हमने डी डिफरेंशिएशन बोला था। लेकिन अब सारी समस्या, तुम्हारा ब्रेन अब डेवलप हो चुका है, सारी समस्या खत्म हो चुकी है, परिस्थितियां एकदम नॉर्मल हैं, सारी सिचुएशन अब दोबारा से ठीक हो गई हैं, क्योंकि सेल ने डिवाइड फिर से करा, जो भी प्रॉब्लम थी उसको रिजॉल्व करा और अब फिर से सब कुछ ठीक हो चुका है। तब सेल बोलेगी अब चलो ठीक है, सब कुछ ठीक हो गया, तो अब मेरा फिर से संन्यास लेने का टाइम आ चुका है। तो सेल फिर से डिफरेंशिएशन करेगी। सो डिफरेंशिएशन इज हैपनिंग फॉर सेकेंड टाइम, दोबारा से संन्यास लेने जा रहे हैं ना, दैट इज व्हाई दिस प्रोसेस इज नोन एज रीडिफरेंशिएशन। सेल वापस से मैच्योरिटी की स्टेट में चले जाएगी वेयर देयर विल बी नो डिवीजन। सो दिस प्रोसेस विल बी नोन एज रीडिफरेंशिएशन, दोबारा से डिफरेंशिएशन। तो ठीक है, सब कुछ भूल जाओ, तुम तो एक एग्जाम्पल से याद रखो, सेल है, उसने अपना कोई एक आदमी होता है, कोई एक व्यक्ति होता है, वो अपने जीवन में सारे काम करता है, पहले खुद पढ़ता है, फिर उसका जॉब लगती है, अच्छी अर्निंग करता है, फिर उसकी शादी होती है, बच्चे होते हैं, फिर वो खुद बुढ़ा होता है, फिर एक टाइम पे वो अपनी जॉब से रिटायर होकर क्या चाहता है कि अब मुझे सुख की जिंदगी चाहिए, मैंने अपने सारे काम कर लिए, अब मुझे रिटायर लेके संन्यास लेना है, उन्होंने ये डिसाइड कर दिया। तो ये जो सारे काम थे ये सेल ने भी करे एट सम एज। अब सेल ने बोला मुझे मेच्योर होके संन्यास लेना है, दैट इज डिफरेंशिएशन। ठीक है, सेल ने संन्यास ले लिया। अब उस पर्सन ने जिसने संन्यास ले लिया तो उसके घर में अचानक से कोई प्रॉब्लम आ जाती है और सब उसको बोलते हैं नहीं आपको वापस आना पड़ेगा घर पर, आप वापस आओ। तो भाई उसी तरीके से कुछ अचानक से ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि सेल को वापस से उसको ये जो पूरा उसका ह्यूमन के एक लाइफ टाइम में आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, दैट इज रिलेटेड टू डिविजन। सिमिलरली सेल का अगर कोई प्रॉब्लम आए तो सेल को वापस से अपना संन्यास वाला फेज छोड़ के वापस से डिवाइड करने आना पड़ेगा। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज डी डिफरेंशिएशन। अब वो आदमी फिर से आया, उसने फिर से अपनी जिम्मेदारी कंप्लीट करी, उसने बोला चलो ठीक है अब परिस्थितियां कंट्रोल में आ चुकी हैं, अब मैं वापस से संन्यास लेने जा रहा हूँ। सेल बोलेगी ठीक है भाई, प्रॉब्लम थी, डिवीजन मैंने कर दिया, प्रॉब्लम रिजॉल्व कर दिया, अब मुझे वापस से डिफरेंशिएट होने दो। देन द प्रोसेस इज नोन एज रीडिफरेंशिएशन। So I hope you are clear with three terms, that is differentiation, de-differentiation and redifferentiation. देख लेते हैं क्या है। Differentiation is a process in which the meristem cells, root apical and shoot apical, and cambium differentiate and mature to perform specific function. अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, maturation हो रहा है of all the meristematic tissues, और it could be apical meristem and the lateral meristem. तो सारे मेरिस्टेम का क्या हो रहा है, मैच्योरेशन हो रहा है एंड मैच्योर होके वो कुछ स्पेसिफिक फंक्शन गेन कर ले रहे हैं। अब डिवाइड नहीं करेंगे, जितना डिवाइड करना था कर लिया, अब हम मैच्योर होके कुछ एक पर्टिकुलर फंक्शन पकड़ लेंगे। In this, cell walls and protoplasm undergo structural changes, capacity of cell division is lost. अब सेल डिवीजन ना हो इसके लिए भाई क्या होता है, कई सारे चेंजेस होते हैं सेल वॉल में, प्रोटोप्लाज्म में थिकनिंग्स होती हैं, जिसके कारण जो सेल की एबिलिटी है टू डिवाइड, दैट प्रॉपर्टी इज लॉस्ट एंड नाउ द सेल इज मैच्योर टू परफॉर्म एनी स्पेसिफिक फंक्शन. This process is known as differentiation. This process is known as differentiation. अब एग्जाम्पल क्या है डिफरेंशिएशन का, loss of protoplasm to form a trachea element. They also develop very strong elastic lignocellulosic secondary cell walls to carry water to long distances even under extreme tension. अब आपने ट्रेक्री एलिमेंट्स के बारे में सुना होगा, ट्रेकीड्स के बारे में आपने सुना होगा, ट्रेकीड्स। तो ट्रेकीड्स किसका पार्ट होते हैं, आपने पढ़ा है वैस्कुलर बंडल्स जाइलम एंड फ्लोएम। अब जो जाइलम होता है उसके फर्दर फोर एलिमेंट्स होते हैं, क्या क्या होते थे, ट्रेकीड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा, ये चार एलिमेंट्स होते थे जाइलम के। अब अगर हम बात करते हैं इनमें ट्रेकीड्स की, तो ट्रेकीड्स, वेसल्स एंड जाइलम फाइबर ये तीनों ही डेड टिश्यू होते थे, डेड, दे आर नॉट लिविंग टिश्यू। तो कैसे फॉर्म होते हैं ट्रेकीड्स, सम सेल्स वो अपना प्रोटोप्लाज्म को लॉस कर देती हैं, एक बार प्रोटोप्लाज्म खत्म हुआ तो सेल विल नो मोर बी लिविंग। अब सेल जो है वो अब डेड सेल बन चुकी है। तो इस तरीके से जो सेल्स हैं अपने प्रोटोप्लाज्म को लॉस करके ट्रेक्री एलिमेंट्स बनाती हैं। दिस इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ, किसका एग्जांपल है ये, डिफरेंशिएशन। ठीक है, दे ऑल्सो हेल्प इन वेरी स्ट्रॉन्ग इलास्टिक लिग्नोसेल्यूलोजिक सेकेंडरी सेल वॉल्स। अब सेल वॉल में डिपोजिशन हो रहा है, तो अभी सेल वॉल प्राइमरी थी,
लेकिन जब भी सेल वॉल में डिपोजिशन हो जाता है तो वो बन जाती है सेकेंडरी सेल वॉल। और इन सब से हो क्या रहा है, ट्रेकीड्स काय में हेल्प करेंगे, ट्रेकीड्स हेल्प इन कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स टू लॉन्ग डिस्टेंसेस। अगर हम बात करें वैस्कुलर बंडल्स की तो काम क्या है भैया, जाइलम का काम क्या है, जाइलम का काम है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, और फ्लोएम का काम क्या है, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड और न्यूट्रिएंट्स। तो अगर यहाँ बात कर रहे हैं ट्रेकीड्स की तो कैसे बने, प्रोटोप्लाज्म लॉस्ट हो गया किसी भी सेल से और अब वो सेल डेड हो गई और डेड होने के साथ में बहुत सारे डिपोजिशन हुए एंड फाइनली इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ट्रेकीड्स। ओके, under certain condition, so here we are done with differentiation. Now what is de-differentiation? Under certain condition कुछ problems आ गई, living differentiated cells regain the capacity of division। जो living differentiated cells थी जो संन्यास ले चुकी थी उनको वापस से division की capacity को gain करना पड़ा, वापस से division phase में जाना पड़ा। This property is referred to as de-differentiation. This referred to as de-differentiation. So clear? And what is example देख लो पहले de-differentiation का example, formation of meristem, interfascicular cambium and cork cambium from differentiated parenchyma cells। अब यहाँ जो लिखा हुआ है ना interfascicular cambium and cork cambium, ये सारे के सारे example होते हैं lateral meristem का। किसका टाइप होते हैं ये, lateral meristem का। अब जो लेटरल मेरिस्टेम है, एक बात तो चलो ठीक है भाई, एक तो पहली बात तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है तो उसमें डिवीजन हो ही रहा है, बट ऑल्सो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ ये इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड कॉर्ड कैम्बियम बनते हैं अगेन विद द डिवीजन। और किससे बनते हैं, फ्रॉम पैरेन्काइमा सेल्स। तो एक बार जो पैरेन्काइमा सेल्स डिफरेंशिएट हो चुकी थी, मैच्योर हो चुकी थी, उनको वापस से डिवीजन डिवाइड करके यहाँ पे फॉर्म होता है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम। सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ डी डिफरेंशिएशन, क्योंकि सेल भाई मेच्योर हो गई थी पैरेन्काइमा सेल की, भाई मेरे को नहीं करना, अब डिवाइड हो गया अपना खत्म, आई एम डिफरेंशिएटेड नाउ। लेकिन अब ड्यू टू इंक्रीज इन गर्थ टू प्रोवाइड सेकेंडरी ग्रोथ, इन वापस से इन मेरिस्टेमेटिक सेल्स को ग्रो करना पड़ा। सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ डी डिफरेंशिएशन। क्लियर? Now, what is redifferentiation? De-differentiated cells can produce cells that again lose the capacity to divide. तो de-differentiated cells जो थी, मतलब जो वापस से डिवीजन करने लगी थी, can produce cells that again lose the capacity to divide. Again lose the capacity to divide. फिर से वो संन्यास लेने चली गई, अब मुझे डिवाइड नहीं करना, और फिर से मैच्योर हो गई टू परफॉर्म एनी स्पेसिफिक फंक्शन। दिस इज नोन एज रीडिफरेंशिएशन। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। एग्जाम्पल क्या है भाई, एग्जाम्पल रीडिफरेंशिएशन का क्या होगा, जब वापस से कैम्बियम डिवाइड करके मैच्योर हो जाता है। ओके, now plant growth is open, that is it can be indeterminate or determinate. Differentiation is also open because cell tissue arising out of the same meristem have different structure at maturity. जैसा हमने पढ़ा था प्लांट की ग्रोथ ओपन टाइप होती है, अभी जब हमने ग्रोथ वाले टॉपिक देखे थे पार्ट 1 और 2 में, तो मैंने वहां आपको समझाया था ग्रोथ ओपन फॉर्म होती है, ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ। क्या मतलब होता है उसका, ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ का, कंटिन्यूसली नई सेल्स ऐड होती जा रही हैं, कंटिन्यूसली नई सेल्स ऐड हो रही हैं, दिस मीन्स इट इज अ ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ। एंड डिफरेंशिएशन भी जो होता है इट इज ओपन, इट इज ऑल्सो ओपन। अगर हम बात करते हैं डिफरेंशिएशन की तो इट इज ऑल्सो ओपन बिकॉज सेल्स टिश्यू अराइजिंग आउट ऑफ द सेम मेरिस्टेम हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर एट मैच्योरिटी। क्योंकि एक ही मेरिस्टेम से डेवलप होने के बावजूद भी मैच्योर होने के बाद वो अलग अलग डायरेक्शंस में चले जाते हैं, कुछ भी नया बना लेते हैं। दिस इज वाई डिफरेंशिएशन इज ऑल्सो ऑफ ओपन टाइप। ओपन टाइप क्योंकि जरूरी नहीं है कि अगर कोई सा भी टिश्यू है वो एपिकल मेरिस्टेम से डेवलप, कोई वो है जो लेटरल मेरिस्टेम से डेवलप हुआ है, उसका ओरिजिन क्या है, लेटरल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम ओरिजिन है, तो इट इज नॉट नेसेसरी कि इट विल डेफिनेटली डेवलप इनटू कॉर्क कैम्बियम। बिल्कुल जरूरी नहीं है कि सारा का सारा जो है वो कॉर्क कैम्बियम में ही डेवलप हो सकता है वो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम में डेवलप हो जाए, हो सकता है वो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम में डेवलप हो जाए, और हो सकता है कि वो कॉर्क कैम्बियम में डेवलप हो जाए। So, arising from the similar tissue, the fate could be different. After maturity, the fate could be different. That is why differentiation is also of open type. तो याद रखना है growth and differentiation both are of open type. दोनों ही कैसे होते हैं? They both are open type.
Final structure at maturity of cell tissue is also determined by the location of the cell. अब क्या बनना है मेच्योरिटी के बाद, ये कौन डिसाइड करेगा? लोकेशन ऑफ द सेल, कि सेल प्रेजेंट कहाँ है. तो somewhat the structure after differentiation or maturity is also decided by the location of the cell, that where it is located. Example, cell position away from the root apical meristem differentiate as root cap cells. Cell those pushed to periphery mature as epidermis. अब भाई कोई भी अगर हम बात करते हैं रूट एपिकल मेरिस्टेम है, रूट एपिकल मेरिस्टेम, तो उसमें जो सबसे लास्ट में यहाँ पे सेल्स होंगी उनको डेफिनेटली डेवलप होना पड़ेगा एज रूट कैप. उनको किस में मैच्योर होना पड़ेगा? रूट कैप में. और जो यहाँ कॉर्नर्स में शिफ्ट हो गई हैं, जो सेल्स यहाँ बॉर्डर्स में चली गई हैं, उनको डेवलप होना पड़ेगा एज एपिडर्मिस सेल्स, आउटर मोस्ट लेयर एज द एपिडर्मल सेल्स. तो सेल्स की पोजीशन क्या है? दिस इज अ फैक्टर इन डिसाइडिंग कि व्हाट विल बी द फेट ऑफ सेल आफ्टर मैच्योरिटी. मैच्योरिटी के बाद सेल क्या बनेगी, क्या होगा सेल का, ये कौन डिसाइड करता है? द पोजीशन ऑफ द सेल, द लोकेशन ऑफ द सेल विद इन अ प्लांट बॉडी. क्लियर? ओके, कूल. नाउ व्हाट इज प्लांट डेवलपमेंट? अब 3 टर्म्स जो सीखने थे वो तो सीख लिए, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड रीडिफरेंशिएशन. ठीक है, तीनों टर्म्स सीख लिए. नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेवलपमेंट, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम ग्रोथ? तो मैं अगर आपको समझाऊं, डेवलपमेंट इज इक्वल टू ग्रोथ प्लस डिफरेंशिएशन. अब आपको डिफरेंशिएशन समझ आता है क्या होता है? आ गया है ना समझ क्या होता है? ग्रोथ प्लस डिफरेंशिएशन. तो अगर प्लांट जो है उसमें ग्रोथ हुई, साथ ही साथ में उसमें डिफरेंशिएशन भी हुआ. ग्रोथ तो चलो इंक्रीज इन नंबर, साइज ऑफ द सेल, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, एनीथिंग, दैट इज ग्रोथ. अब लेकिन साथ ही साथ में मैच्योरिटी भी आती गई, टिश्यू बनते गए, साथ ही साथ में मैच्योर होकर एक पर्टिकुलर फंक्शन भी परफॉर्म करते गए. दिस प्रोसेस विल बी रेफर्ड टू एज डेवलपमेंट. So it is a process that include all changes in the life cycle of an organism from seed germination to senescence. Seed के germinate होने से लेके senescence तक, बुढ़ापे तक, मतलब कि पैदा होने से लेके बुढ़ापे तक जो भी कुछ changes आते हैं, they all that changes are referred to as, all that process is referred to as plant development. पूरी process को हम क्या बोल सकते हैं? Plant development. It is the sum of growth and differentiation. तो अगर मैं बात करूँ सीड जर्मिनेशन से सेनेसेंस तक बहुत सारे चेंजेस होते हैं कि नहीं होते हैं? And all those changes along with growth and differentiation are referred to as development. Clear? Now it is represented as follows. एक फ्लो चार्ट के थ्रू आपके बुक में एक्सप्लेन किया है. लाइक फॉर एग्जाम्पल मेरिस्टेमेटिक सेल है. मेरिस्टेमेटिक सेल में क्या हो रहा है? प्लाज्मेटिक ग्रोथ हो रही है, एक्सपेंशन, इलोंगेशन, देन मैच्योरेशन, और साथ साथ में डिफरेंशिएशन भी हो रहा है. और डिफरेंशिएशन होके क्या बन गई है? मैच्योर सेल बन गई है. अब मैच्योर सेल क्या हो रहा है? सेनेसेंस वाले फेज में जा रही है और अल्टीमेटली उसकी डेथ हो जा रही है. तो ऑल दीज प्रोसेसेस are referred to as differentiation, development, together referred to as development, plant development. सिंपल भाषा में याद रखना चाहो तो what is development? It is the sum total of growth and differentiation. Growth और साथ साथ में अगर differentiation भी होता जा रहा है तो that together is referred to as development. Okay? Now, plant follow different pathways in response to environment or phases of life to form different kind of structure. अब जो plant का देखो सीधा चक्कर है, आसपास का माहौल कैसा है इस तरीके से लोग डेवलप होते हैं. अगर हम अपने ह्यूमंस की बात करते हैं, अगर आप यहाँ से कश्मीर के साइड चले जाओ, थोड़ा सा अगर आप बोलो मध्य प्रदेश से आप कश्मीर के साइड जाओ, आपको क्या मिलेगा? कश्मीर में बढ़िया से लोग ऐसे सुंदर सुंदर गोरे गोरे होते हैं, उनके चीक्स ऐसे रेड रेड होते हैं, बहुत सुंदर गोरे से होते हैं. आप बोलोगे अरे कितने सुंदर होते हैं कश्मीरी. क्यों है भाई वो इतने गोरे? बिकॉज दे आर ऑन माउंटेन्स. वो काफी हाई ऑल्टीट्यूड पे हैं, और हाई ऑल्टीट्यूड पे क्या होने लगता है? ऑक्सीजन का लेवल कम होने लगता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीजेस. तो इसीलिए बॉडी को आरबीसी काउंट एंड हीमोग्लोबिन बढ़ाना पड़ता है. और जब आरबीसी काउंट एंड हीमोग्लोबिन बढ़ता है तो इसीलिए वो लोग ऐसे रेडिश दिखते हैं बड़े अच्छे से. और अगर वहीं मैं बात करूं, आप केरला साइड चले जाओ, आप साउथ साइड जाओ, साउथ साइड में आपको लोगों का अपीयरेंस बहुत डार्क मिलेगा, काफी डार्क रहता है उनका स्किन टोन. क्यों रहता है? बिकॉज वहां पर इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट बहुत ज्यादा पड़ती है, काफी ज्यादा इंटेंसिटी होती है सनलाइट की.
अगर आप यहाँ बीच में रहो, मध्य प्रदेश, गुजरात अराउंड एंड उत्तर प्रदेश, तो आपको यहाँ पे मीडियम स्किन टोन के लोग मिलेंगे। सो एनवायरमेंट कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है ना कि आपका क्या होने वाला है, आपकी मॉर्फोलॉजी क्या होगी, आपका स्किन टोन क्या होगा, सब कुछ इट इज अफेक्टेड बाय एनवायरमेंट। सिमिलरली प्लांट किस तरीके से मेच्योर होगा, इट इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय एनवायरमेंट। पहला फैक्टर जो अफेक्ट करने वाला था वो क्या था, सेल का लोकेशन, कि व्हाट इज द लोकेशन ऑफ द सेल। सेकेंड इज द एनवायरमेंटल फैक्टर, second is environmental factor. So there are changes basis on environment, based on environment factor. environment में क्या क्या कैसा कैसा है, factors में क्या क्या differences हैं, उसके basis पर कोई भी plant differentiate या mature होता है। clear? now heterophily due to phases of life, example in cotton, coriander and larkspur, the leaves of the juvenile plant and mature plants are different in shape. अब पहला phenomena जो देखा गया that is heterophily. That is heterophily. Now what do you mean by hetero? Hetero means different and phily means shape. Heterophily का meaning क्या हो गया, different shape. तो अगर हम बात करते हैं कॉटन, कोरिएंडर एंड लार्कस्पर्स की, अगर हम बात करते हैं तो आप देखो, अगर कॉटन, लार्कस्पर या कोरिएंडर में जब बेबी जुवेनाइल वाले फेज में रहते हैं, जुवेनाइल मीन्स द बेबी फेज और द अर्ली फेज ऑफ द लाइफ, जुवेनाइल फेज में लीफ का शेप अलग होता है, और जैसे जैसे करके मेच्योर बनते हैं, एडल्ट बनते हैं, तो लीफ का शेप अलग हो जाता है, लीफ का शेप अलग हो जाता है। सो दिस फिनोमिना व्हेन अ सिंगल स्पीशी, ये जो फिनोमिना है जिसमें एक ही स्पीशी, ये भी कोरिएंडर है, ये भी कोरिएंडर है, जिसमें एक ही स्पीशी, सॉरी लार्कस्पर है, कोरिएंडर नहीं है, जिसमें एक ही स्पीशी अपने बचपन में अलग अपीयरेंस में है और बड़े होके अलग एडल्ट फेज में अलग अपीयरेंस में आ गई, दिस फिनोमिना इज रेफर्ड टू एज हेटेरोफिली. This phenomena is referred to as heterophily. So heterophily due to phases of life, example in cotton, coriander and larkspur, the leaves of the juvenile plant, juvenile मतलब baby वाले phase में, छोटे phase में, and mature plant are different in shape. तो हेट्रोफिली आपको किस में देखने को मिलती है, हेट्रोफिली आपको 3 प्लांट्स में देखने को मिलता है, कॉटन, कोरिएंडर एंड लार्कस्पर. क्या होता है हेट्रोफिली, तो हेट्रोफिली का मतलब होता है एनवायरमेंट के बेसिस पर शेप ऑफ द लीव्स अलग अलग होना इन जुवेनाइल फेज एंड द अडल्ट फेज और द मैच्योर फेज. क्लियर, समझ आ गया व्हाट इज हेट्रोफिली. नाउ वन मोर फिनोमिना, हेट्रोफिली ड्यू टू एनवायरमेंट, हेट्रोफिली ड्यू टू एनवायरमेंट. अब यहाँ पे जो आपको अभी लार्कस्पर, कोरिएंडर, यहाँ पर जो आपको हेट्रोफिली देखने को मिली वो क्यों थी, ड्यू टू डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ, जुवेनाइल फेज में अलग और अडल्ट फेज में अलग, मैच्योर फेज में अलग. Now, heterophily is seen due to environment also. Example, difference in shape of leaves produced in air and water. Example, buttercup. अब buttercup एक plant होता है. अगर buttercup जमीन पर उग रहा है terrestrial habitat में, तो उसकी leaves का shape कुछ ऐसा होता है. And if buttercup is growing in water habitat or the aquatic environment, then उसकी leaves का shape अलग हो जाता है. So, यहाँ भी आपको heterophily देखने को मिल रही है. बट हेट्रोफिली यहाँ पे किसके कारण है, ड्यू टू एनवायरमेंट. हियर द एनवायरमेंट इज टेरेस्ट्रियल, हियर द एनवायरमेंट इज एक्वेटिक. सो हियर हेट्रोफिली इज ड्यू टू एनवायरमेंट. एग्जांपल बटरकप. हियर इन लार्कस्पर और कोरिएंडर, तो यहाँ पे किसके कारण हो रही है हेट्रोफिली, हेट्रोफिली ड्यू टू डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ, जुवेनाइल फेज एंड द अडल्ट फेज. सो मैच्योरेशन के बाद स्ट्रक्चर क्या होगा, this is somewhere depends on environmental factors. Clear? What is the concept of heterophily, समझ में आ गया. एग्जाम्पल्स याद रखना है आपको कि हेट्रोफिली ड्यू टू एज, जुवेनाइल और एडल्ट किस में होता है, तो कोरिएंडर, लार्कस्पर. और अगर बात करें ड्यू टू एनवायरमेंट किस में होता है, तो आपको याद रखना है बटरकप. क्लियर, ओके. नाउ फैक्टर्स कंट्रोलिंग प्लांट डेवलपमेंट. व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स दैट कंट्रोल प्लांट का डेवलपमेंट. तो चलो, जैसे हमने ग्रोथ के लिए डिफरेंट फैक्टर्स देखे थे, वैसे हमें प्लांट के डेवलपमेंट के लिए भी देखना पड़ेगा. सो देयर आर 2 टाइप ऑफ फैक्टर, इंट्रिंसिक फैक्टर एंड एक्सट्रिंसिक फैक्टर. इंट्रिंसिक फैक्टर्स मतलब प्लांट के खुद के फैक्टर्स, और एक्सट्रिंसिक फैक्टर मतलब कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स. सो इंट्रिंसिक फैक्टर्स में क्या क्या इंक्लूडेड होता है, द इंट्रासेल्यूलर और द जेनेटिक फैक्टर्स. जेनेटिक रोल क्या है. एंड सेकेंड इज इंटरसेल्यूलर और द हार्मोनल फैक्टर. इंट्रासेल्यूलर जेनेटिक फैक्टर, सेल का खुद का फैक्टर,
और सेल टू सेल इंटरेक्शन करवाने के लिए इंटरसेल्यूलर फैक्टर्स जिसमें आते हैं पीजीआर, जिसमें कौन आते हैं पीजीआर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। क्या आते हैं इंटरसेल्यूलर फैक्टर्स में? पीजीआर्स। ओके, एंड एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स सभी जानते हैं क्या क्या होगा, लाइट, टेम्परेचर, वाटर एंड ऑक्सीजन। तो अगर मैं बात करूं एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स की, तो एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स आपको इस चैप्टर में नहीं पढ़ना है बिकॉज आपने ये पढ़ लिया था इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में आपने इन फैक्टर्स का रोल बहुत ही अच्छे तरीके से देखा था और बहुत डिटेल में, और तभी मैंने आपको बोला था कि इंट्रिंसिक फैक्टर का रोल अभी हम आपको नहीं पढ़ा रहे हैं, हम आपको पढ़ाएंगे इन चैप्टर नंबर 13। सो दिस इज द टाइम, इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द इंट्रिंसिक फैक्टर। बट इंट्रिंसिक फैक्टर में भी दो फैक्टर्स हैं, फॉर द जेनेटिक फैक्टर्स एंड हार्मोनल फैक्टर्स। तो हमें कौन से पढ़ने हैं? We have to study the hormonal factors. What we have to study? We have to study the hormonal factors. Genetic factor क्यों नहीं पढ़ना? Because वो class 12th में है. About genetics, everything is covered in class 12th. 11th में genetics नहीं है, तो वो देख लेंगे genetic factor class 12th में आके। तो ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स। इंट्रिंसिक फैक्टर्स में हमें क्या पढ़ना है? वी हैव टू स्टडी पीजीआर। पीजीआर्स क्या होते हैं? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स और द हार्मोन्स। So there are 5 different plant hormones which we'll start studying from the next video. So अभी अगर किसी को कोई डाउट है इसमें तो पूछ लो, और नहीं तो जल्दी से कर दो वीडियो को लाइक और स्टेप अप अकेडमी को कर लो सब्सक्राइब। Thank you and keep watching.